हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 10th जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेट्स टेक ए ग्लांस। तो बेसिकली आपका पहला आर्टिकल इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के बारे में है और बेसिकली ये पोर्टल है जो अभी लॉन्च करी गई है और इस पोर्टल का क्या सिग्निफिकेंस होगा उसे देखा जाएगा। और वैसे ये आपका एक्सेस पॉइंट होगा जो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा एंड इट विल बी ए वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसके सिग्निफिकेंस पर डिस्कस किया जाएगा और प्रीलिम्स के लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो यूएन के द्वारा रिलीज करी गई है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। और इसमें बेसिकली बताए जाएंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी की क्या स्थिति है, क्या हम एसडीजी गोल्स को अचीव कर सकेंगे टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू मेक पॉवर्टी जीरो बाय 2030, इस बात पर भी चर्चा होगी। और भी कुछ अदर पॉइंट्स जो मेंस के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छे डाटा दिए गए हैं इस ऑब्जर्वेशंस में। तो यहाँ से मेंस के लिए अच्छा फोल्डर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो थर्ड आर्टिकल होगा आपका वो है आपका जो कैरियर टैक्स इश्यू आई थी, आपने सुना होगा 2007 के दौरान ये आपका इश्यू देखने को मिली थी और उसके बाद से ये डिस्प्यूट चल ही रही थी। तो उसी से जुड़ा आपका कुछ चेंजेज है जो आपका गवर्नमेंट ने किया है और क्या चेंजेज है उसे डिस्कस किया जाएगा। और डिस्प्यूट था क्या, कैरियर टैक्स इश्यू डिस्प्यूट क्या था, इसे भी देखा जाएगा। एंड नेक्स्ट विल बी योर यूएस जापान मूव टू WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इंडिया ऑनियन एक्सपोर्ट बैन। बेसिकली होता यह है कि भारत बिना कोई प्रेयर नोटिस के जो ओनियन एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर बैन लगा देता है। तो ऐसे में ये जो आपके इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक यूएस जापान, इनको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आती है ना, इनके जो सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। सो इनका कहना है यूएस जापान सबका कि आप एक पॉलिसी लेके आना चाहिए आपको जिसमें आप कोई भी एक्शन लेते हो एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का, उसके लिए आप हमें प्रायर नोटिस दे दो, है ना, सो दैट हम भी अपना जुगाड़ कर सके कोई दूसरे जगह से। और फिर हम देखेंगे कि क्या भारत जो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए ओनियन के ऊपर, सो दैट वो डील कर सके, वो प्रॉपर बता सके कि कब हम बैन लगाएंगे, कब हम एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाएंगे। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपने सुना भी होगा, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी जबरदस्ती लाने का प्रयास किया जा रहा था व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक जो उसकी कंपनी है, वो अभी होल्ड पर रख दिया गया है। और कहा गया है व्हाट्सएप के द्वारा कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता है, वो एक्ट नहीं बन जाता है, तब तक व्हाट्सएप पॉलिसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली इसे भी डिस्कस किया जाएगा और प्राइवेसी वाले इश्यूज क्या है उसे भी डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विल बी एनजीटी दिल्ली बेंच नॉट सुपीरियर टू जोनल बेंचेज। सिंपली कहे तो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें बोला गया है कि एनजीटी का जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठता है एंड जो रीजनल बेंचेज अदर लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल कोलकाता, चेन्नई सब में बैठता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। नो वन इज सुपीरियर, ऑल आर इक्वल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है और इस पर भी चर्चा किया जाएगा। एनजीटी के बेसिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि एनजीटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके फंक्शंस भी हमें देखने होंगे। फिर आपका शॉर्टर न्यूज है, बट लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल इन डिटेल, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। तो बेसिकली इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक की बात करें तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है एंड इट इज़ ए GIS बेस्ड पोर्टल, यानी कि ये वेबसाइट होगी जो आपका वन स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में एक्ट करेगी, जिसमें सारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस रिपोजिटरी में रखा जाएगा, जैसे कनेक्टिविटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंफ्रा रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, टेरेन, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन ऑन वैकेंट प्लॉट्स एंड लाइन ऑफ एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन मौजूद होंगे इस पोर्टल पर। और बेसिकली
इस सिस्टम को फिलहाल इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंडस्ट्री बेस्ड जीआईएस सिस्टम्स जो 17 स्टेट्स में मौजूद थे पहले से ही, और अब इसमें डिटेल्स होंगे इस पोर्टल के, यानी कि जो भी आपके 17 स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब उपलब्ध थे, उन सबको अब इस पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। रियल टाइम बेसिस पर ये डाटा अपडेट होते रहेंगी एंड बाय दिसंबर 2021 इट विल अचीव द पैन इंडिया इंटीग्रेशन। पैन इंडिया इंटीग्रेशन यानी कि जो रिमेनिंग स्टेट्स बच गए हैं, फॉर एग्जांपल फिलहाल तो 17 स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया है, और बच्चे जो रिमेनिंग स्टेट्स है दैट इज जो 11 स्टेट्स, उनको भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा बाय दिसंबर 2021। एंड करंटली ये जो पोर्टल है इसमें अभी आपको 4000 इंडस्ट्रियल पार्क्स मैप्ड की जा चुकी हैं विच कवर्स एन एरिया ऑफ ओवरऑल 5.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। और लैंड बैंक की बात करें तो ये कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है या फिर नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन हो सकता है जो मदद करता है टू मैनेज एंड डिस्पोज द वैकेंट प्रॉपर्टी या फिर वैकेंट लैंड या फिर टैक्स डिलिंक्वेंट प्रॉपर्टी, सो दैट ये जो आपके वैकेंट प्रॉपर्टी है जो खाली पड़े है उसको रीडेवलप किया जा सके फॉर ए मोर प्रोडक्टिव यूज। तो दैट्स वाई। और अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिंपली ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर्स अगर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस पोर्टल से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है ना, रिमोटली विदाउट विजिटिंग द लोकेशन फिजिकली। तो पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी किसी भी लैंड इन्वेस्टर्स को, सो दैट उसको क्या एक्शन लेना है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। एंड इट ऑल्सो एड्रेसेस द इनऑर्डिनेट डिले जो होते रहते हैं इन डिस्पोजिंग द गवर्नमेंट लैंड, एंड इट विल इम्प्रूव द लैंड यूज एफिशिएंसी एज वेल। कुछ कंसर्न्स क्या है, तो पहला कंसर्न जो बताया जा रहा है वो ये कि इट एक्ट्स एज ए बाईपास मैकेनिज्म टू डेनी द लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड राइट्स को डिनाई करने के लिए बाईपास मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। एंड इट ऑल्सो इग्नोर्स द आइडिया ऑफ जस्टिस दैट द लैंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस कम्युनिटीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है, पहला तो बाईपास मैकेनिज्म टू डेनी द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज और दूसरा इग्नोर द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये हमने डिस्कस किया। प्रीलिम्स के लिए अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये आपका लैंड बैंक के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक आपका ये जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चला रही है। आप समझ सकते हो ये आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आएंगे, और इससे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। Let's move to the second article, Sustainable Development Goals Report 2021 released by UN। इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा प्राप्त होंगी, आपको ये मेंस एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा काम देंगी, क्योंकि पॉवर्टी इज ए डायरेक्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और ऐसे में जो आपके रेलेवेंट करंट डाटा आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में साफ साफ आउटलाइन किया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक जब से आई है कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और इम्पैक्ट कहने का मतलब फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के इश्यू में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोगों के प्रभावित हुए हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड, है ना, तो ये सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। एंड ये अभी बंद भी नहीं हुई है, ये इम्पैक्ट लगातार बढ़ती जा रही है, अनफोल्ड होती जा रही है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अदर की ऑब्जर्वेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से वो ये है कि ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द 20 ईयर्स ये बढ़ा है। बढ़ने का कारण आपको भी पता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक। और आप यहाँ पे देखो अप्रोक्स 119 से 124 मिलियन पीपल फिर से पुश्ड बैक हो चुके हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2020 में। ये डाटा आपको याद रखना है ना। अप्रोक्स कहने का मतलब 11.9 करोड़ से लेकर 12.4 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो फिर से एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश बैक हो चुके हैं, वापस जा चुके हैं 2020 में। एंड एडिशनल 101 मिलियन चिल्ड्रेन वो
फॉल कर चुकी है बिलो द मिनिमम रीडिंग प्रोफिशिएंसी लेवल, यानी कि जो आपका मिनिमम रीडिंग प्रोफिशिएंसी लेवल होता है कहीं ना कहीं जो अप्रोक्स 101 मिलियन चिल्ड्रन है वो उसे भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो जो 20 सालों में एजुकेशनल गेन्स हुए उस पर पानी फिर गया है। एंड वोमेन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इसमें साफ साफ कहा गया है वोमेन हैव फेस्ड द इंक्रीज डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड चाइल्ड मैरिज जो है वो राइज हो सकती है आफ्टर ए डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, चाइल्ड मैरिज भी डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जब से ग्लोबल पैंडेमिक आई है तो चाइल्ड मैरिज की घटनाएं बढ़ सकती है। एंड फेसिंग इंक्रीज बर्डन ऑफ अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क। कैसे? बिकॉज अब लॉकडाउन में सारे बच्चे घर में या फिर परिवार घर में, तो अल्टीमेटली यूँ कह सकते हो कि जो बर्डन है आपके अंडरपेड या अनपेड केयर वर्क का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है वोमेन के ऊपर। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में यूज कर सकते हो, कोविड-19 का इम्पैक्ट वोमेन के ऊपर। तो एक तो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना बढ़ गई है, चाइल्ड मैरिज जो है वो राइज पर है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमने एसडीजी गोल्स टारगेट सेट कर रखे थे टू बी अचीव्ड इन 2030 वो 30 कहीं ना कहीं उस पर पानी फेरने का काम या फिर ग्लोबल पैंडेमिक कर रहा है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कह दिया गया है कि अब ये जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 1.5 डिग्री सी एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल हो चुका है ना, रीच हो रहा है, यानी कि पहुंचने ही वाला है। और क्लाइमेट क्राइसिस वेल एंड ट्रूली अराइव्ड, है ना। तो इस राइज ऑफ टेम्परेचर के कारण जो क्लाइमेट क्राइसिस आने वाली थी वो बेसिकली आ चुकी है, और इसके इम्पैक्ट्स आप देख भी रहे हो अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। आपने हीट डोम अभी हाल फिलहाल में जो इवेंट कनाडा वाले रीजन में कर हुआ वहाँ पर आपने देखा, फिर देख सकते हो एबनॉर्मल साइक्लोन्स डेवलपमेंट एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, आपने देखा कि कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बातें कही गई है इस रिपोर्ट में। ये रिकमेंड किया है कि वैसे तो एसडीजी गोल्स जो फिलहाल अभी हैं 2030 तक अचीव करना है, और जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो भी हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसको अचीव किया जा सकता है, बट तभी किया जा सकेगा व्हेन देयर विल बी ग्लोबल लेवल सॉलिडारिटी एंड लीडरशिप फ्रॉम द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, तभी अचीव करा जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ये भी सजेस्ट किया गया है फिलहाल तो वी शुड हैव ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, इट विल बी द अर्जेंट फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन टू अचीव द एसडीजी गोल्स। बिकॉज आप समझ सकते हो वैक्सीनेशन टाइम नहीं होगा तो ये बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं सारे डेवलपमेंट पर, सारे अचीवमेंट पर पानी फेरने का काम करेगा। अभी हमने देखा किस प्रकार से एक्सट्रीम पॉवर्टी की घटनाएं बढ़ गई है, या फिर यूँ कह सकते हो चाइल्ड एजुकेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इश्यूज फेस कर रहा है अलॉन्ग विद वुमेन एंड द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट, ये तो हमने देखा ही देखा। नेक्स्ट न्यूज आपका गवर्नमेंट मेक्स लीगल चेंजेस टू सेटल कैरियर टैक्स इश्यू। तो बेसिकली कैरियर टैक्स इश्यू है क्या, डिस्प्यूट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखना कि कैरिन एक कंपनी है यूके में, इसका बेसिकली मेन हेडक्वार्टर होता है, यूके बेस्ड कंपनी आप याद रख सकते हो। तो बेसिकली कैरिन यूके, इन्होंने इंडिया में भी अपने ब्रांच खोले थे कैरिन इंडिया के नाम से। और कैरिन डिस्प्यूट आज से ठीक 15 साल पहले 2006-7 में स्टार्ट होता है, और ये डिस्प्यूट स्टार्ट होने की वजह ये थी कि जो कैरिन यूके कंपनी है इन्होंने शेयर्स ऑफ कैरिन इंडिया होल्डिंग, यानी कि जो भी इन्होंने कैरिन इंडिया के शेयर्स होल्ड करके रखे थे उसने सारे शेयर्स को इंडियन काउंटर पार्ट दैट इज कैरिन इंडिया को बेच दिया था। अब यहाँ पर आप देखो, जब कैरिन यूके ने कैरिन इंडिया वाले शेयर्स इंडियन काउंटर पार्ट को बेचा तो इसके ऊपर आपका कैपिटल गेन्स हुआ कैरिन यूके को। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो कैरिन यूके को कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी उस समय कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई लॉ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल नहीं था जो ये अलाउ करे कि अगर कोई आपका
ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है फ्रॉम ए फॉरेन एंटिटी हुज एसेट्स वर लोकेटेड इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं टैक्सेबल नहीं था, यूँ कह सकते हैं, तो लॉज में मेंशन नहीं था। और इसी का फायदा उठाते हुए कैरिन यूके ने ये ट्रांसफर किए शेयर्स टू द इंडियन काउंटर पार्ट, और इस दौरान उन्होंने विदाउट पेइंग द टैक्स इन्होंने कैपिटल गेन्स भी किया। तो आपको ही पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आ सकती है इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ये आपने सुना होगा। तो उसी का सहारा लेते हुए जो टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लेकर आएंगे, है ना, बिकॉज कैरिन यूके ने कैपिटल गेन्स किया, तो जाहिर सी बात है उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाहिए। तो इसी के लिए इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कंसेप्ट लेकर आया 2012 में। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि ये जो टैक्स लॉज होंगे जो आपके कैपिटल गेन्स टैक्स वाले इशू को डील करेगा व्हेन एवर देयर इज ए फॉरेन एंटिटी हुज एसेट इज लोकेटेड इन इंडिया, और जब ये आपका शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसके ऊपर टैक्सेशन लिया जाएगा। तो ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव वे में ले आया गया, और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आपका 1962 से आपका रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कि लॉ लाए गए 2012 में, और रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्रॉम द बैक डेट 1962 से ये आपका टैक्स को लागू करवा दिया जाएगा। अब जब इसे लागू करवा दिया गया तो इसमें कैरिन यूके ने जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किए थे कैरिन इंडिया वाले टू द इंडियन काउंटर पार्ट, ये भी टैक्सेशन के दायरे में आ जाएंगे। तो इसका मतलब कैरिन यूके को जो भी कैपिटल गेन्स हुए थे उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स पे करने पड़ेंगे, है ना। दैट्स व्हाई इन द बैकड्रॉप कैरिन इंडिया ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मैटर को देखा जाएगा, है ना। और दिसंबर 2020 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है नीदरलैंड में लोकेटेड है, उन्होंने रूल किया कि इंडियन गवर्नमेंट को ही डैमेजेस पे करना पड़ेगा वर्थ $1.2 बिलियन का टू द कैरिन एनर्जी, बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रॉन्गली अप्लाई किए गए हैं कंपनी के ऊपर, है ना, ये भी हमने देखा। दैट्स वाई इंडिया गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं निगेटिव में फैसला आया। और चूंकि इंडिया सिग्नेटरी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का, तो ये जो अवार्ड है इसको इन्फोर्स करवाया जाएगा अगेंस्ट इंडियन एसेट जो न्यूमरस लोकेशंस एंड जुरिडिक्शंस में लोकेटेड है। तो हो सकता है कि इंडियन एसेट जो लोकेटेड है डिफरेंट कंट्रीज में, उनको यूज कर इस अवार्ड को यानी कि जो डिसीजन आया है उसको इन्फोर्स करवाया जाएगा। एंड जो कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड 1958 है, जिसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहते हैं, इसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि जो फॉरेन एंड नॉन डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड्स है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे। एंड तो ये डिस्प्यूट आपने समझ गया होगा। और बेसिकली इसी से जुड़ा आपका न्यूज ये आया था कि जो फ्रेंच ट्रिब्यूनल ऑर्डर किया है कि वो फ्रीज करे अबाउट 20 प्रॉपर्टी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए हैं इन द सेंट्रल पेरिस ओवर द डिस्प्यूटेड टैक्स क्लेम। तो वही बात हो गई ना, यहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरफ से फैसला आया कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुसार अवार्ड को इन्फोर्स करवाया जा सकता है अगेंस्ट द इंडियन एसेट व्हिच इज लोकेटेड अब्रॉड। तो अभी फिलहाल ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रीजिंग ऑफर करी है 20 प्रॉपर्टीज विच इज ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस न्यूयॉर्क कन्वेंशन। तो ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन न्यूज में है, इसको आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपका मीन्स के लिए ये आपको थोड़ा सा बेसिक डिस्प्यूट याद रखना है, क्योंकि इसका आप रेफरेंस दे सकते हो। कहानी तो कभी नहीं पूछेगा लेकिन रेफरेंस दे सकते हो टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूएस जापान मूव WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इंडिया ओनियन एक्सपोर्ट बैन। तो बेसिकली पहले तो यूएस ही करता था, अब जापान भी भारत को ड्रैग कर रहा है टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओवर द फ्रीक्वेंट बैन जो भारत इम्पोज करते रहता है ओनियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और दोनों कंट्रीज ने आरोप ये लगाए थे बेसिकली कि ये जो बैन कर दिया जाता है भारत के द्वारा ऑन द एक्सपोर्ट, वो बिना कोई प्रियर नोटिस दिए हुए किया जाता है, जिसके कारण
जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज होते हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एंड ऑल्सो जो ओनियन ग्रोवर्स हैं भारत में, उन्होंने ये डिमांड कर रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन के ऊपर ड्राफ्ट करनी चाहिए, इंस्टेड कि वो एड हॉक डिसीजन लेते रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ओनियन ग्रोवर्स के भी इंटरेस्ट को निगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये जब एक्सपोर्ट करते हैं अपने ओनियन प्रोडक्ट्स को तो इनको अच्छी खासी इनकम प्राप्त होती है, और अगर एडहॉक डिसीजन के आधार पर बैन कर दिया जाता है एक्सपोर्ट को तो इनके जो आपके रिम्यूनरेटिव प्राइसेस एक्सपोर्ट के ऊपर मिलते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन यूनियन पर ज़रूरत क्यों, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन यूनियन ऑनियन बेसिकली। तो बेसिकली टू कर्ब डिमांड सप्लाई मिसमैच जो डोमेस्टिक मार्केट में होते हैं टू एड द एक्सपोर्ट्स, एंड जो ओनियन ग्रोवर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अगर इरेटिक बैन की जाती है बैक टू बैक ऑन द ओनियन एक्सपोर्ट, तो ये बात भी है। और बैन ऑन ओनियन एक्सपोर्ट्स वो एक प्रकार से रोड ब्लॉक की तरह काम करने लगी है इन द बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप। भाई साहब, अब जब आप फ्रीक्वेंट बैन करोगे जो कहीं ना कहीं कुछ देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आइटम्स, वो सब फॉर एग्जाम्पल जापान यूएस के लिए ओनियन कहीं ना कहीं भारत से जो इंपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और ऐसे में आप लगातार ये फ्रीक्वेंट बैन करते रहते हो तो बायलैटरल रिलेशन तो प्रभावित होंगे ना। और कुछ एग्जांपल भी बात कही गई है, बांग्लादेश जैसे आपका एग्जांपल है ना। पाकिस्तान, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट पर बैन लगाते रहते हो फ्रीक्वेंटली एडहॉक बेसिस पे तो दूसरे देश इसका फायदा उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हैज स्टार्टेड कंपीटिंग विद इंडियन ओनियन शेयर इन द गल्फ मार्केट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर एंड टैप द अपॉर्चुनिटी एज ओनियन एक्सपोर्ट एक कह सकते हो वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज हो सकता है टू अर्न द फॉरेन करेंसी। अगर आपका डिमांड ग्लोबल मार्केट में ओनियन का है और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, है ना, और इससे आपको भी फायदा होगा, फॉरेन करेंसी अर्न करने में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। एंड अगर हम बात करें बेसिक डिटेल्स अबाउट ओनियन की तो याद रखना आपको इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ओनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना, ये याद रखना आपको, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ओनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया ने अप्रोक्स $378 मिलियन वर्थ ऑफ ओनियंस को एक्सपोर्ट किया था, विच वाज 15% हायर देन द प्रीवियस ईयर, है ना। तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़ी थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड जो टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन आप देख सकते हो, बांग्लादेश को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मलेशिया को, यूएई को एंड श्रीलंका को। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनियन, तो वी हैव द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम जिसके तहत एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करवाए जाते हैं व्हेनेवर देयर इज सरप्लस ओनियन हार्वेस्ट। एंड ऑपरेशन ग्रीन का नाम सुना भी होगा, टू मेंटेन द सप्लाई डिमांड मिसमैच एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ ओनियन। एंड ऑल्सो लो कॉस्ट ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को सेटअप करवाने के लिए एट डिफरेंट रीजन 50% गवर्नमेंट सब्सिडी प्राप्त होती है फार्मर्स को अंडर द मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये हमने डिस्कस किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनियन के प्रोड्यूसिंग स्टेटस को आपको याद रखना है कि भारत सेकेंड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट है चाइना, और बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन ग्रो किया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, है ना। और टॉप डेस्टिनेशन वैसे आप प्रीलिम्स में मेंस के लिए यूज कर सकते हो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी होल्ड कर दी गई है फेसबुक के द्वारा, यानी कि व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा, और ये कहा गया है जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आएगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे। तो व्हाट्सएप अपनी औकात पर आते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि वो कंपेल नहीं करेंगे यूजर्स को कि वो नए प्राइवेसी पॉलिसी अप्लाई करो, एक्सेप्ट करो टिल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कम्स इनटू फोर्स, है ना। साथ ही साथ it will not limit the functionality for the users who are not accepting the new privacy policy। and फर्दर डिटेल्स की बात करें तो फिलहाल जो आपका यूजेज एंड ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा जो सिटीजन्स के होते हैं वो रेगुलेट करी जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 के तहत। और इससे पहले भी व्हाट्सएप ने चेंजेज, बेसिकली स्टोरी कही जा रही है कि जो भी ये इश्यू है वो इश्यू इसलिए आ रही है बिकॉज व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में परिवर्तन लाने का प्रयास किया था, जिसमें ये मैंडेटरी की जा रही थी कि वैसे व्यक्ति जो एक्सेप्ट करेंगे कंसेंट को अबाउट शेयरिंग डाटा
जो भी वो इंटरेक्शन करते हैं बिजनेसेस के साथ ऑन द व्हाट्सएप, उसको शेयर किया जाएगा विद द फेसबुक कंपनी। अगर आपको ये सर्विस ऑफ व्हाट्सएप यूज करनी है तो नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप व्हाट्सएप की सर्विस नहीं यूज कर सकते, है ना। दैट्स वाई द पॉलिसी हैज काउट अटेंशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी अगेंस्ट द कंपनी, एंड कंपनी ने फिर आपका कोर्ट अपील भी फाइल किया था। दैट्स वाई ये आपका फिर मैटर दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके बाद ये फैसले आए हैं। एंड अगर हम बात करें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो ये आपका बेस्ड है BN श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, बट अभी भी ये लोकसभा में पेंडिंग है, तो ये भी एक रोड ब्लॉक ही है। और ये बिल गवर्न करता है हाउ टू प्रोसेस द पर्सनल डाटा बाय गवर्नमेंट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड फॉरेन कंपनीज डीलिंग विद पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, हियर इज योर WhatsApp. It can also be Facebook. And it also sets out certain rights of individual. For example, has provision of consent for data processing. यानी कि अगर कोई कंपनी डाटा प्रोसेस करना चाहती है इंडिविजुअल के, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नेसेसरी। So BN श्री कृष्णा कमिटी याद रखना है एसोसिएटेड विद पर्सनल डाटा बिल एंड द रिकमेंडेशन गिवन। एंड बेसिकली ये भी याद रखना है जो फिलहाल यूजेज एंड ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन है वो रेगुलेट करी जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 के तहत, ये भी याद रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। NGT दिल्ली बेंच नॉट सुपीरियर टू जोनल बेंचेस। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है 2017 के सेंट्रल नोटिफिकेशन को, जिसमें ये कहा गया था कि जो NGT का नॉर्थ बेंच है यानी कि दिल्ली बेंच, वो प्रिंसिपल बेंच है ना। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा प्रोसीजर आप डालते हो जिसमें आप कोई भी केसेस जो रीजनल बेंच में सुनवाई हो रही है और उसको आप ट्रांसफर करवा देते हो दिल्ली में, तो ये तो भाई साहब एक्सेस टू जस्टिस को डिनाई करने वाली बात हो गई है ना, क्योंकि तब तो आप दिल्ली वाले बेंच को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हो, अदर बेंच को कोई वैल्यू नहीं दे रहे, है ना। तो इसके कारण आपका एक्सेसिबिलिटी पे जस्टिस वो डिनाई होगी। एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल 5 जोनल बेंचेज ऑफ NGT वो इक्वली पावरफुल है और उनके ऑर्डर्स एप्लीकेबल होंगे अक्रॉस इंडिया, ये भी याद रखनी है ना। ऐसा नहीं होगा कि जोनल काउंसिल नहीं, NGT का जो आपका एक रीजनल बेंच फॉर एग्जांपल कोलकाता में है तो वहाँ से जो डिसीजन आई वो आपका सिर्फ कोलकाता में इस्टेब्लिश होगा, इससे कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में आपका इंप्लीमेंट होगा बिकॉज दे आर इक्वल पावर एंड इक्वल जुरिडिक्शन। एंड जोनल बेंचेज जो फिलहाल अभी है NGT के, वो है आपका सेंट्रल जोन भोपाल में, ईस्ट जोन में कोलकाता है, और साउथ जोन में चेन्नई में है, वेस्ट जोन पुणे, एंड नॉर्थ जोन में आपका नई दिल्ली। मैं इसे KBC पुणे याद रखता हूँ। K यानी कि आपका कोलकाता, B यानी कि आपका भोपाल, और C यानी कि चेन्नई, और जो आपका पुणे तो पुणे है ही। और NGT के बेसिक की बात करें तो बेसिकली इसे 2010 में लाया गया था, स्टेट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, और ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी कह सकते हो जिसमें आपको एक्सपर्टाइज भी दे रखी है, एंड इट सोलली डील्स फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग द एनवायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। और चेयरपर्सन ऑफ NGT याद रखना है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये भी याद रखना है कि जब ये बेंच बैठती है और डिसीजन देती है तो इट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट वर्क्स एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड ये भी याद रखना है ट्रिब्यूनल्स के जो ऑर्डर आते हैं वो बाइंडिंग है, एंड NGT के पास ये पावर भी है कि वो रिलीफ ग्रांट करवा सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेजेस टू द अफेक्टेड पर्सन। सो वी हैव डिस्कस NGT के बेसिक के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द बेसिक्स शॉर्टर न्यूज। इंक्लूसिव सिटीज सेंटर ICC, तो ये जो आपका ICC है दैट इज योर इंक्लूसिव सिटी सेंटर, ये सेटअप किए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो आपका है वहाँ पर, और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि वो डेवलप करे टूल्स एंड फ्रेमवर्क सो दैट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग किया जा सके सिटीज अथॉरिटीज का, सो दैट इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सके। तो ये जो आपका इंक्लूसिव सिटी सेंटर है इट विल फैसिलिटेट द सिटीज इन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इम्प्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी फॉर ऑल इन जनरल एंड वल्नरेबल सेक्शन जैसे वोमेन, अर्बन पुअर, PWDs etc इन पर्टिकुलर ये इम्प्रूव हो सके। और NIUA की बात करें यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसको 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय एंड अमृत।
एंड वी हैव द STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान 2021-24, और ये इंडिया की तरफ से प्रपोज किया गया है। 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स SNT steering committee was going on and this meeting was hosted by India। एंड ये प्लान बेसिकली ये है कि वो जो भी एक्सपीरियंसेस है ईच अदर्स इनोवेशन इकोसिस्टम का, यानी कि जो भी ये आपके ब्रिक्स देश है और इनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनोवेशन इकोसिस्टम में इन द 10 थीमेटिक एरिया है ना, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सके, इंक्लूडिंग लाइक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए वो कैसे डील कर रहे हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वो कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सब इनोवेशन इकोसिस्टम के डिटेल से वो शेयर किया जाए एक दूसरे के साथ। तो ब्रिक्स के बेसिक की बात करें तो इट इज़ ए रीजनल ग्रुप कंपोज्ड बाय 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज, जिसमें आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है ना। हेडक्वार्टर क्या है ब्रिक्स का, आप हमें बताओ। एंड इट रिप्रेजेंट 42% ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है आपके बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 23% ऑफ GDP, 30% ऑफ द टेरिटरी एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया ने चेयरमैनशिप अभी फिलहाल संभाली है ब्रिक्स का, और ये 13th ब्रिक्स समिट इंडिया के तरफ से होस्ट किया जाएगा 2021 में। एंड नाउ वी हैव द लिम्फेटिक फिलरिसिस और इलिफेंटियासिस, ये डिजीज है बेसिकली, और न्यूज में इसलिए रही है बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्लैग ऑफ कर दिया है अपने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव को टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरिसिस। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अब मास लेवल पर दवाई बांटी जाएंगी कम्युनिटी को, पीपल्स को, घर घर जाकर, सो दैट इन दवाइयों को कंज्यूम कर कर जो आपके पॉसिबिलिटी है लिम्फेटिक फिलरिसिस जैसे डिजीज को पिकअप होने में उसको शांत करवाया जा सके। तो वही बात है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द 2 पिलर्स ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलरिसिस, जिसके तहत एंटी फिलेरिया ड्रग्स दिए जाते हैं टू द एलिजिबल पॉपुलेशन वंस अ ईयर। ये आपने सुना भी होगा है ना। लिम्फेटिक फिलरिसिस एक आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो अकर करती है व्हेन फिलेरियल पैरासाइट ट्रांसमिट होती है टू द ह्यूमंस वाया मॉस्किटो। और जो सिम्टम्स है इसमें फॉर एग्जांपल स्वेलिंग ऑफ लेग्स, हाइड्रोसील एंड कैन काउज ए राफ्ट ऑफ सोशल स्टिग्मा, है ना। सोशल स्टिग्मा इन द सेंस आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति जिसके पैर बहुत ही स्वेल होते हैं, है ना, तो इसके कारण सोशल स्टिग्मा, है ना। नाउ वी हैव द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल स्टडी। तो बेसिकली इस स्टडी के अनुसार जो एनुअल नंबर ऑफ डेथ है भारत में वो बढ़ती जा रही है, और के बढ़ने के कारण जो बताए जा रहे हैं वो है आपका एबनॉर्मल हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, है ना। एंड ऑल्सो इट इज फाउंड कि अगर 3.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज होता है बाय 2100 फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो इसके कारण फेटल आउटब्रेक्स, मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ने लग जाएंगे काफ़ी तेजी से in the WHO's African region, Southeast Asia region and the region of America। and at this level of warming, यानी कि अगर आपका वर्ल्ड 3.7 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो जाता है तो अप्रोक्स 4.7 बिलियन मोर पीपल मे बी एट रिस्क फ्रॉम सच डेडली डिजीजेज दैट वेयर ड्यूरिंग 1970 से 1999। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज अबाउट हिमालयन याक। तो बेसिकली नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, इन्होंने टाई अप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ फॉर इंश्योरिंग द हिमालयन याक अगेंस्ट द रिस्क विच इज पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज या फिर डिजीज आउटब्रेक। एंड याक के बेसिक की बात करें तो ये वेरी कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन सर्वाइव अप टू -40 डिग्री, लेकिन अगर टेम्परेचर बियॉन्ड 13 डिग्रीज क्रॉस करता है तो फिर ये इनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और नोमैडिक कम्युनिटीज जैसे आपका चांगपाज, डोकपाज इन लद्दाख, सिक्किम एंड ब्रोकपा इन अरुणाचल प्रदेश, ये याक ईयरिंग में इंगेज होते हैं। एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो न्यूज में आई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पहला है आपका भालिया वीट। तो फर्स्ट शिपमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड भालिया वैरायटी ऑफ वीट ये एक्सपोर्ट की जा चुकी है केन्या में, श्रीलंका में फ्रॉम द गुजरात। एंड बेसिकली फीचर्स की बात करें तो हाई प्रोटीन कंटेंट एंड स्वीट इंटेक। एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेराइटी इज दैट ये ग्रो करी जाती है रेन फेड कंडीशन में एंड ग्रोज अक्रॉस द भाल रीजन ऑफ गुजरात। द नेक्स्ट की जो मदुरई जैस्मीन।
है ना। मदुरई से पता चल रहा होगा कि ये तमिलनाडु रीजन से है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जीआई सर्टिफाइड मदुरई जैस्मिन ये एक्सपोर्ट की गई यूएस एंड यूएई को, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को, फ्रॉम तमिलनाडु। और ये जो सेंट ऑफ जैस्मिन है वो सिनोनिमस विद द स्प्लेंडर ऑफ मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। और मदुरई हैज इवॉल्व इनटू द जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है, जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया मदुरई। और जो जीआई टैग है, मदुरई जैस्मिन को जीआई टैग मिल चुका है, वलिया बिट को जीआई टैग मिल चुका है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन, प्लेसेस इन न्यूज, नरगोल विलेज। आप देख सकते हैं ये आपका मुंबई कोस्ट है, और यहाँ पे आपका ये नरगोल विलेज है ना। तो ये न्यूज इसलिए है बिकॉज पब्लिक प्रोटेस्ट जो है रिकिंडल हुई है आफ्टर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो डेवलप करेगी ऑल वेदर मल्टीपर्पज पोर्ट एट नारगोल विलेज, है ना। बिकॉज ये आप देख सकते हो कोस्टल रीजन में ही है, और इट इज बीइंग पोजिशन्ड एज फ्यूचर अल्टरनेटिव टू द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई, दैट्स व्हाई विरोध हुआ है। तो याद रखना नारगोल विलेज फॉर ज्योग्राफी, इट इज इन महाराष्ट्र कोस्टल रीजन। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सीरीज, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।